नमस्कार बच्चों, आप सभी का इस चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। तो आइए बच्चे, आज प्रारंभ करते हैं विज्ञान विषय का अध्ययन। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि विज्ञान विषय का अध्ययन प्रारंभ करने से पहले हमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी करनी चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं, कक्षा 10 में जो आपका पाठ 1 है वह रसायन विज्ञान से प्रारंभ हो रहा है। और रसायन विज्ञान को पढ़ने से पूर्व, कक्षा 10 के लिए पढ़ने से पहले हमें कौन कौन सी बातें अच्छी तरह से आनी चाहिए। तो आप कॉपी पेंसिल उठा लीजिए और तैयार हो जाइए और उस पर नोट करते जाइए, क्योंकि ये बातें यदि अच्छी तरह से आपको तैयार हैं तो कक्षा 10 के ये जो टॉपिक्स वीडियो के माध्यम से आपके सामने आएंगे वो तुरंत तैयार होते चले जाएंगे। तो तैयार हो जाइए। सबसे पहले जानिए कि रसायन विज्ञान में क्या क्या हमको तैयार करना है। सबसे पहले रसायन विज्ञान के अंदर हम तत्वों को, उनके यौगिकों को, पदार्थों को, इनके रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं। तो हमें ये जानना जरूरी है कि रसायन विज्ञान में कौन कौन से तत्व हैं जिनका हमें अध्ययन करना है। तो बच्चों, तत्वों के नाम जैसे आपने उदाहरण के लिए पढ़ा हुआ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, आयरन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब तत्व हैं। तो इन तत्वों के प्रतीक क्या है ये आपको तैयार करने हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ, हाइड्रोजन का प्रतीक H, ऑक्सीजन का प्रतीक O। तो इस तरह से जो भी तत्व है उनके प्रतीक क्या है, उनको हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं। भाई कहीं हाइड्रोजन को अगर हमें लिखना है तो पूरा शब्द हाइड्रोजन तो नहीं लिखेंगे, वहाँ पर हम समीकरण में, रसायन विज्ञान में हाइड्रोजन की जगह पर क्या प्रयोग करेंगे, H। इसलिए हमें प्रतीक याद होने चाहिए। दूसरी चीज़, तत्वों के प्रतीक और उनके परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, ये भी हमें साथ साथ तैयार होना चाहिए। कक्षा 9 की पुस्तक में आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। मैं भी आपको डिस्क्रिप्शन में या आपके ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं इसे शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पर जितने भी तत्व हैं, परमाणु क्रमांक 1 कौन सा तत्व है, 2 पर कौन सा तत्व है, इनको आप लिस्ट वाइज याद कर लीजिए। आप तत्वों के नाम, उनके प्रतीक, उनके परमाणु क्रमांक यदि तैयार कर लेंगे तो फिर इसके बाद आगे की बात आती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन संरचना क्या है, किस प्रकार इलेक्ट्रॉन्स परमाणु में रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक संरचना, उसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसको भी थोड़ा अध्ययन कर लीजिए। हम आपको इन सब बातों के बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ ब्रीफ करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ये जान लें कि प्रतीक तो आप बुक से नोट कर लेंगे। मैंने आपको बताया हाइड्रोजन का H, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, इस तरह से पूरी लिस्ट है। उनके परमाणु क्रमांक और उनका परमाणु भार भी तैयार कर लीजिए। अब यहाँ पर तत्वों के प्रतीक के साथ शब्द आता है परमाणु। जैसे हमने कहा परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक को तैयार करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए परमाणु क्या होता है। क्या आप जानते हैं परमाणु क्या होता है? चलिए हम यही डिस्कस करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि परमाणु क्या होता है। बच्चों ये बताइए कि तत्व जो हैं इनको जो अगर हम तैयार कर रहे हैं तो ये क्या है, ये कहाँ से आए। सामान्य जीवन में आप देख रहे होंगे जितनी भी कुछ न कुछ वस्तुएं हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ मार्कर प्रयोग कर रहा हूँ, आप खाने के लिए खाने के बर्तन प्रयोग करते हैं, कुर्सी, बाइक, बहुत सारी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। ये सारी वस्तुएं किसी न किसी पदार्थ से मिलकर बनी हैं। यानी हमने यहाँ पर जो वस्तुएं प्रयोग कर रहे हैं, मैंने यहाँ बोर्ड पर भी मेंशन किया है कि हम क्या प्रयोग करते हैं, वस्तु। और ये वस्तुएं बनी किससे बेटा, ये वस्तुएं किसी न किसी पदार्थ से ही बनी है। चाहे लोहा से बनी हो, चाहे कॉपर से बनी हो, चाहे सोने की बनी हो, चांदी की बनी हुई धातुएं हैं। तो कोई कुर्सी है प्लास्टिक की हो, लकड़ी की हो, कोई भी वस्तु अगर है तो किसी न किसी पदार्थ से अवश्य बनी होगी। अब वस्तु को हम जानते हैं, वस्तु किससे बनी, पदार्थ भी आप पहचान गए, प्लास्टिक है, लोहा, इसी तरह की वस्तु, लकड़ी है, ये सब पदार्थ है। अब ये पदार्थ, अगली स्टेज देखिए, वस्तु किससे बनी है, पदार्थ से। अब ये पदार्थ किससे बने हैं, अगर हम इनको जानने की कोशिश करें, ये पदार्थ किससे बने, पदार्थ बने हैं अणुओं से। देखिए पदार्थ किससे बने, अणुओं से। जैसे कि अगर आपने किसी भी पदार्थ को, आप इसको तोड़े तो बिल्कुल चूरा हो जाएगा, बारीक कणों में टूट जाएगा। सोए का चूरा है, मिट्टी को भी ढीला नहीं, छोटे छोटे कणों में टूट जाएगा।
तो पदार्थ बना किससे है? अणुओं से। किससे बना है? अणुओं से, जिन्हें आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। पदार्थ किससे बना है? अणुओं से, और अणुओं को आप देख सकते हैं। जैसे हवा, हवा भी पदार्थ है। वो किससे? उसके भी छोटे छोटे अणु हैं, पर हवा के अणु हमको दिखाई नहीं देते। बस कितना है? पानी, पानी के भी क्या होंगे? छोटे छोटे अणु। तो इस पदार्थ के अंदर क्या होंगे? अणु। ऑयल है, उसके भी क्या होंगे? अणु। तो ये जितने भी पदार्थ हैं सब छोटे 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 अणुओं से मिलकर बने। और वैज्ञानिकों ने इन अणुओं को भी तोड़ा, और जब इन अणुओं को तोड़ा तो ये पता लगा कि अणु किससे बने हैं? ये अणु से भी छोटा एक पार्ट है, छोटा एक कण है, जिनसे मिलकर के ये अणु बने। तो अणु से भी छोटे कण जिनसे मिलकर के अणु बने हैं, उन कणों को हम कहते हैं परमाणु। क्या कहते हैं? परमाणु। इसको अगर हिंदी में संधि विच्छेद कर दें तो क्या बनेगा? परम धन अणु, अर्थात अणु से भी छोटा, यानी वह कण जो अणु से भी छोटा है परमाणु कहलाता है। तो बच्चों ये समझ में आया आपके कि परमाणु क्या है? अर्थात परमाणु क्या है? अणु से भी छोटा। हाँ, इतना है कि अणु स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, घूम सकते हैं हवा के साथ, देख सकते हैं उनको, लेकिन परमाणु अणु के अंदर है, इसलिए वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। हमेशा परमाणु कहाँ रहेगा? अणु में। और जब तक वह अणु को टूटेगा नहीं, अणु ब्रेक नहीं होगा, तब तक उसमें से परमाणु बाहर निकलेगा नहीं। अब ये अणु ब्रेक कब होते हैं? परमाणु बाहर कैसे निकलते हैं? और परमाणु भी अगर टूटता है तो क्या होता है? परमाणु भी अगर टूटता है तो परमाणु के भी भाग हैं। अब परमाणु के भाग क्या है उनको जाने। परमाणु के अंदर क्या होता है? अगर हम परमाणु को समझें तो आप ऐसे समझ लें कि मैंने गोला बनाया। परमाणु के अंदर क्या है? नाभिक। इसको हम बोलते हैं बेटा नाभिक। क्या कहते हैं? नाभिक। ये परमाणु के अंदर का एक केंद्र है, गोला है, जिसके अंदर दो कण रहते हैं। कौन कौन से कण रहते हैं परमाणु को? उनको समझिए। पहला कण का नाम प्रोटॉन। कौन रहता है? प्रोटॉन, जिस पर धन आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है? धन आवेश होता है। यानी नाभिक के अंदर जो पहला कण रहता है, कौन रहता है? प्रोटॉन, और इस पर धन आवेश होता है। साथ साथ समझते जाना बच्चों। दूसरा कौन रहता है? न्यूट्रॉन। दूसरा कौन रहता है? न्यूट्रॉन, और इस पर कोई आवेश नहीं होता, इसलिए इसको हम कह देते हैं उदासीन। इस पर कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए हम इसे क्या कह देते हैं बेटा? उदासीन। उदासीन। तो परमाणु के अंदर नाभिक होता है। नाभिक के अंदर दो प्रकार के कण रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब तीसरे प्रकार का एक कण और होता है परमाणु के अंदर, वो कहाँ रहता है वो जरा समझिए। परमाणु के इस नाभिक के चारों ओर गोलाई में ही क्या है? कक्षा है। जो गोल है इसे हम क्या कह देते हैं? कक्षा। जैसे आपने देखा हो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे कौन? चंद्रमा। तो चंद्रमा जिस कक्षा में चक्कर लगा रहा है, चंद्रमा जिस रास्ते में चक्कर लगाए उसे क्या कहलाएगी? चंद्रमा की कक्षा। ठीक इसी प्रकार सूर्य के चारों ओर बहुत सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, तो प्रत्येक ग्रह किस में चक्कर लगा रहा है? अपनी कक्षा में, तो उसको हम क्या कह देते हैं? कक्षा। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी जो परमाणु का नाभिक है, इस नाभिक के बाहर ये क्या है? कक्षा। तो ये पहली कक्षा है। कौन सी कक्षा है? पहली कक्षा, यानी प्रथम कक्षा अंदर भी। और इस पर कौन रहेगा? इस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। कौन लगाते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन। ये कहाँ रहते हैं? कक्षा। तो नाभिक के चारों ओर जो कक्षा है इसमें कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन। और इस पर कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश। कौन सा आवेश? ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन्स पर ऋण आवेश होता है। तो बच्चों समझ गए कि परमाणु क्या होता है? परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और इस नाभिक के चारों ओर गोल गोल कक्षाएं होती हैं। जैसे मैंने एक कक्षा बनाई, ऐसे इसकी दूसरी कक्षा होगी, ऐसे तीसरी कक्षा होगी,
ऐसे चौथी कक्षा होगी, बहुत सारी कक्षाएं बनती चली जाएंगी। तो इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर रहते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर रहते हैं। तो बात समझ में आ गई बच्चों। ये परमाणु की छोटी सी जानकारी, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि परमाणु का ढांचा कैसा होता है, परमाणु किस प्रकार का होता है। तो परमाणु के अंदर नाभिक, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं गोल गोल, जिनमें कौन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ये बात। अब जैसे हमने नाम लिया था कि परमाणु क्रमांक, तो ये परमाणु क्रमांक क्या होता है भाई, इसको भी जाने बच्चों। अभी यहाँ समझिए, जैसा कि मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन, इस पर कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश, और प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, धन आवेश। आप ये समझ लीजिए जैसे कोई तराजू है, और तराजू में जब आप सामान लेते हो तो एक तरफ रखते हैं बाट और दूसरी तरफ रखते हैं सामान। तो दोनों तरफ जब आप तराजू में तौलते हैं तो कैसा होना चाहिए, बराबर। अगर कम ज़्यादा है तो सामान कम भी है, और सामान ज़्यादा है तो वही निकाल लेते हैं, बराबर सामान तौल करके व्यक्ति हमको देता है। इसका मतलब समझिए, यहाँ भी परमाणु के अंदर ये धनावेश और ऋणावेश ये हमेशा कैसे होते हैं, दो पन्नों की तरह से है, और ये हमेशा किसी भी परमाणु के अंदर बराबर ही होते हैं, हमेशा बराबर ही होगी। जितना धनावेश होगा उतना ऋणावेश होगा। और इसीलिए हम कई बार कहते हैं कि परमाणु में धनावेश का मतलब प्रोटॉन, यानी परमाणु के अंदर प्रोटॉन की संख्या, और ऋणावेश का मतलब इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है। ये बात आप अच्छी तरह से दिमाग में डाल लीजिए कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। क्यों बराबर होती है, ये अच्छी तरह समझ लीजिए, क्योंकि धनावेश और ऋणावेश हमेशा दोनों बराबर होते हैं। अब ये जो तीसरा न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन उदासीन है, इस पर कोई आवेश नहीं है। बात हम कर रहे थे परमाणु क्रमांक की, तो अब आप समझिए परमाणु क्रमांक क्या होता है। यही संख्या, अर्थात जितना इलेक्ट्रॉन है उतने ही कितने होंगे, प्रोटॉन होंगे। अगर किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है, उदाहरण के लिए कितनी है, 10, तो उस परमाणु में बेटा प्रोटॉन कितने होंगे, 10, और उस परमाणु का परमाणु क्रमांक भी कितना होगा, 10। बात समझ गए होंगे। यानी परमाणु क्रमांक भी वही होता है जो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या है, जो उस परमाणु में प्रोटॉन की संख्या है। तो ये होता है परमाणु क्रमांक, एक बात। दूसरी बात, अब परमाणु भार क्या होता है, इसके लिए हम क्या करें, परमाणु भार क्या होता है। देखिए बच्चों, परमाणु भार के लिए हमें क्या जानना है कि परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत हल्के होते हैं, उनमें लगभग जो भार होता है वो नगण्य के बराबर होता है, बहुत कम भार होता है, और जो भार होता है वो होता है प्रोटॉन में। तो इसलिए जो परमाणु के अंदर भार होता है वो परमाणु के नाभिक का भार होता है। किसका भार होता है, नाभिक का भार। और नाभिक का भार होता है, इसलिए क्या करें कि नाभिक में कितना भार होता है, भाई नाभिक में रहते हैं दो कण, कौन कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये नाभिक में रहते हैं। इसलिए परमाणु का अगर भार होगा तो वो किसके अनुसार होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अनुसार। तो परमाणु का भार क्या होता है, परमाणु में प्रोटॉन की संख्या प्लस उसमें जोड़ देंगे किसकी संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या। इस तरह से बनता है तत्व का, परमाणु का परमाणु भार। तो बच्चों जानिए परमाणु भार क्या, मैंने लिख भी दिया है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ये होता है परमाणु भार। और बच्चों इलेक्ट्रॉन्स को भार हम क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत हल्के होते हैं। और कितने हल्के होते हैं आप सोचिए, जो हाइड्रोजन गैस होती है उसका जो परमाणु है बहुत हल्का होगा, क्योंकि हाइड्रोजन ही हल्की होती है बच्चों। तो हाइड्रोजन गैस का जो परमाणु है उस परमाणु का भी 1/1837वां भाग होता है इलेक्ट्रॉन का भार। तो सोचिए कितना हल्का होगा।
तो इसलिए इस इलेक्ट्रॉन के भार को कभी भी परमाणु के भार में नहीं लिया जाता, केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भार को परमाणु भार में काउंट करते हैं, गिनते हैं। और इसलिए यह दो सूत्र आ गए। परमाणु की संरचना में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। क्या? परमाणु भार बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, याद कर लीजिए आप। और परमाणु क्रमांक बताया था मैंने, ये क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, अर्थात ये तीनों बराबर होता है। अब एक बार और समझ लीजिए कि समझ में आया कि नहीं आया। थोड़ा सा एक उदाहरण ले लेते हैं बच्चों कि किसी भी परमाणु का यदि परमाणु क्रमांक 15 है, क्या है? परमाणु क्रमांक 15 है। परमाणु क्रमांक मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, परमाणु क्रमांक कितना है बेटा? 15 है। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, जरा निकालें। तो देखो बेटा, चूंकि परमाणु क्रमांक 15 है और परमाणु क्रमांक जितना है उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, और उतने ही क्या होते हैं? प्रोटॉन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? इलेक्ट्रॉन हो गए 15 और प्रोटॉन भी कितने हो गए? 15। दोनों की संख्या बराबर है। परमाणु क्रमांक से आपको तुरंत इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब यदि न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है तो फिर परमाणु भार भी आवश्यक है। उदाहरण के लिए अगर इसका परमाणु भार भी आपको दिया गया है कि भाई ये जो है आपका 26 है, परमाणु भार कितना है? 26 है इस तत्व का। तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? अब न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? परमाणु भार में से क्या घटा देते हो? न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकलेगी? परमाणु भार क्या है? प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का योग। अब बेटा हमारे पास प्रोटॉन कितने हैं? 15। तो न्यूट्रॉन कितने रह गए? परमाणु भार में से प्रोटॉन की संख्या घटा दो, कितने आ गए? 26 में से 15 घटा दो, कितने बचे बेटा? 11। ये हमारे क्या बच गए? न्यूट्रॉन। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों मैं समझता हूँ कि आपको परमाणु संरचना की एक छोटी सी बात समझ में आ गई होगी। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसके बाद एक बात और है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है कि जो ये परमाणु क्रमांक है, इस परमाणु क्रमांक के आधार पर हमको इलेक्ट्रॉन्स की संख्या की जानकारी हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या की जानकारी हो जाए तो वो इलेक्ट्रॉन परमाणु की कौन सी कक्षा में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये जानकारी हमको कैसे होगी? ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से होगी। इसके लिए कुछ नियम हैं जिनको कि जानना बहुत जरूरी है। किसी भी परमाणु की पहली कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। आप समझ लीजिए, किसी भी परमाणु की पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कभी नहीं होते। ये कुछ नियम हैं। नियम आपको कक्षा 9 की बोरबरी की जो संरचना है, सिद्धांत है, वहाँ भी देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 2। दूसरा नियम क्या है? किसी भी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने पर नई कक्षा आरंभ हो जाती है। यानी पहली कक्षा के बाद अगली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन जैसे ही पूरे हो जाएंगे बेटा, तो नई कक्षा प्रारंभ हो जाएगी। तो ऐसे तो हर कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं। 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने के बाद नई कक्षा तो प्रारंभ हो जाएगी, परंतु उस नई कक्षा में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, 2 पर रुक जाएंगे। और 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तब होंगे जब उससे पहले वाली कक्षा पूरी हो जाए। उससे पहले वाली कितनी हो जाए? पूरी हो जाए। ये पूरी का क्या मतलब है? पूरी का मतलब है कि जैसा हमने आपको बताया कि पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। तो दूसरी कक्षा में कितने होने चाहिए? तीसरी में कितने होने चाहिए? ये कैसे पता लगेगा? इसके लिए एक सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? कि परमाणु की किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है बेटा? 2n² होती है। इसको आप समझ लीजिए, परमाणु की किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है। भैया फिर एक नई बात आ गई, n क्या है? ये उस कक्षा की संख्या है। अगर पहली कक्षा के लिए मुझे निकालना है तो 1 रखते हैं n की जगह, तो क्या बन गया बच्चों? 2 एकम 2, यानी पहली कक्षा में कितना निकले भाई? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में कितना निकलेंगे? 2 गुणा 2 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8,
कुल कितने इलेक्ट्रॉन 8। तीसरी कक्षा में कितने निकलेंगे 3 का वर्ग 3 का 9, 9 दूनी 18। तीसरी कक्षा में कितने निकलेंगे 18। चौथी कक्षा में 32। इस प्रकार प्रत्येक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित है। तो हमने आपको बताया कि जैसे ही पहली कक्षा में तो 2 आ गए, पहली कक्षा पूरी हो जाएगी। दूसरी कक्षा में पहले कितने आएंगे 8, फिर नई कक्षा प्रारंभ हो गई। अब अगली कक्षा में कितने आएंगे 2 से पहले वो चेक करेगा कि भैया यहाँ कितने होने चाहिए थे अधिकतम, तो दूसरी कक्षा में अधिकतम कितने होने चाहिए 8, तो ये पूरी हो गई। अब पहले तीसरी कक्षा को 2 से आगे 3 4 5 6 7 8 जैसे ही तीसरी कक्षा में पूरे होंगे चौथी कक्षा प्रारंभ हो जाएगी। फिर कितने होंगे वहाँ पे 2 के बाद रुक जाएगा। फिर वो तीसरी कक्षा को देखेगा भाई यहाँ अधिकतम इलेक्ट्रॉन पूरे हुए कितने हैं 8, होने कितने चाहिए पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में कितने हैं बच्चों 18। अब इसमें कितने होने चाहिए 18, तो यहाँ पहले वो 8 के बाद 9 10 11 12 कितने पूरे करेगा 18, और जैसे ही 18 पूरे हो जाएंगे तब ये चौथी कक्षा में फिर 2 से आगे 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाएंगे। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स कक्षाओं में वितरित हो जाते हैं, और वितरण की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं कि क्लोरीन, जो हमारी क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है बच्चों 17। तो 17 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे बांटेंगे, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, ये तो फिक्स है भाई। अब दूसरी कक्षा में अधिकतम कितने आएंगे, तो दूसरी कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा कितने आ सकते हैं 8, इसलिए 8। अभी भी देखो टोटल कितने हो गए 8 और 2 10, और हैं कितने हमारे पास 17, तो अभी कितने शेष बचे 7। तो तीसरी कक्षा में कितने हो जाएंगे 7। क्यों, पहले यहाँ पे 8 हुए, फिर 1 2 हो गए, ये चेक करेगा 8 पूरे हो गए, फिर यहाँ पे इसको 7 तक लेकर के आएगा। तो ये 2 8 7 क्या बन गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसका क्लोरीन का। इससे क्या पता लग रहा है कि क्लोरीन के परमाणु में पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 और तीसरी में 7। अतः क्लोरीन परमाणु की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन हैं। इसी प्रकार यहाँ पर आप अन्य तत्वों के भी परमाणु क्रमांक के आधार पर उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर सकते हैं। तो ये थी बात बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन का अगर हम निकालें तो ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक 8 है, आप उसको जरा अपनी कॉपी पर निकालिए फिर चेक करते हैं। तो ऑक्सीजन का आपने इलेक्ट्रॉन विन्यास निकाला होगा, देखिए परमाणु क्रमांक कितना है 8, तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 6, तो बाहर की कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। बच्चों एक बात और ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात समझ में आ गई होगी। एक बात और यहाँ आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये धनायन और ऋणायन क्या होते हैं। बच्चों धनायन और ऋणायन समझिए। एक बात हमेशा ध्यान रखो कि प्रत्येक परमाणु किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर प्रत्येक परमाणु अपनी बाहर की कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने का प्रयास करता है। यह अष्टक नियम है बेटा, इसे याद कर लो। प्रत्येक परमाणु अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने का प्रयास करता है। ये इलेक्ट्रॉन वह अपने इलेक्ट्रॉन दे करके दूसरों से इलेक्ट्रॉन ले करके पूरे करता है, दूसरे परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करके पूरे करता है। ये सब बातें आपने 9th में पढ़ी। तो इनके आधार पर इलेक्ट्रॉन्स पूरे करता है। कैसे, अगर कम है 8 से कम है तो ये दूसरों से लेगा, और अगर 8 से ज़्यादा है 8 से कम है तो लेगा। कितने लेगा ये भी देखने की बात है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि यहीं पर समझें ऑक्सीजन के परमाणु में बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो क्या करेगा ये, क्या ये अपने 6 इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी को, नहीं, ज़्यादा है क्यों देगा भाई, 8 चाहिए पूरे, तो इसमें 2 की कमी है केवल, तो ये प्रयास करेगा किसके 6 देगा नहीं 2 लेगा, 2 को लेने का प्रयास करेगा। और ठीक इसी प्रकार क्लोरीन की बाहरी कक्षा में, क्लोरीन के परमाणु की बाहर की कक्षा में देखिए कितने थे 7, 2 8 7 आया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ये भी इलेक्ट्रॉन 7 अपने देगा नहीं, ये भी इलेक्ट्रॉन लेने का प्रयास करेगा। एक और मैं उदाहरण लेता हूँ आपको कि सोडियम का संकेत है Na और इसका परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 10 और 11। अब देखिए इसकी
परमाणु में, सोडियम के परमाणु की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? एक। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा कि लेगा? नहीं, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन चाहेगा भैया ये कम से चला जाए, तो फिर मेरी जब ये चला ही जाएगा तो कक्षा खत्म हो जाएगी, मेरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। लेगा क्यों? और देगा भी नहीं कोई से 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए ये हमेशा इलेक्ट्रॉन देने का प्रयास करेगा। तो बच्चों एक बात समझ लो कि जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे? पहले कितने? 11, और एक चला गया तो कितने रह गए इलेक्ट्रॉन? 10। तो और प्रोटॉन इसमें पहले से कितने हैं? प्रोटॉन भी इसमें 11 थे, यानी ऋण आवेश भी 11 था। देखो ऋण आवेश भी कितना था पहले? इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है बच्चों ऋण आवेश, और प्रोटॉन का मतलब क्या होता है? धन आवेश। प्रोटॉन का मतलब क्या होता है? धन आवेश, और धन आवेश भी कितना था? 11। भाई दोनों बराबर होते हैं। अब इसमें एक ऋण आवेश चला गया तो रह गया 10, और धनावेश कितना है? 11। तो इसमें क्या चीज़ पता लग रही है बेटा? एक धनावेश ज़्यादा हो गया, यानी जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो धनावेश बढ़ जाएगा। अर्थात जब कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इलेक्ट्रॉन देता है, तो वह धन आयन बनाता है। कोई भी परमाणु जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो धन आयन बनाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जैसे क्लोरीन है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये क्या बनाएगा? ऋणायन बनाएगा। इसलिए वे सभी तत्व जिनके परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो क्या बनाते हैं? ऋणायन, और जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वे क्या बनाते हैं? धनायन। तो बच्चों इसीलिए ऑक्सीजन क्या बनाएगा? देखो 2,6, तो ये इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करेगा बेटा, इसलिए कैसा होगा? ऋणायन। क्लोरीन भी कैसे क्या बनाएगा? ऋणायन। लेकिन सोडियम क्या बनाएगा? धनायन। और इसी प्रकार अगर हम हाइड्रोजन को लें तो हाइड्रोजन के पास तो भाई एक ही इलेक्ट्रॉन है। जब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, तो जब दे देगा तो ये भी क्या बनाएगा? हमेशा धनायन। तो ये हुई धनायन और ऋणायन की बात। तो बच्चों ये चीज़ें आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगले वीडियो में हम, ये वीडियो बड़ा हो रहा है, अगले वीडियो में आगे की बात बताएंगे। तो रसायन विज्ञान का चूँकि हम शुरुआत करने जा रहे हैं, पहला चैप्टर आपका रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण है, तो उसको करने से पहले हमें ये बेसिक जो जानकारी थी वो बहुत ज़रूरी है। तत्वों के प्रतीक, उनके परमाणु क्रमांक, उनके परमाणु भार और कुछ रासायनिक यौगिकों के अणुसूत्र, उनको आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए और वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो, अगर समझ में आया हो, तो इस वीडियो को शेयर करना न भूलिए, अपने साथियों तक पहुँचाइए, जिससे इस समय ऑनलाइन कक्षा का लाभ आपके साथी भी ले सकें। थैंक यू वेरी मच।